फिल्म की शुरुआत में हमें जेल का एक दृश्य दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी जेल हैं वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिए जाएंगे और उनमें रहने वाले कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उनका इस्तेमाल अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए भी किया जाएगा। बहुत सारे अमीर लोग कैदियों की जान की कीमत देकर उन्हें जानलेवा खेल खेलने को मजबूर किया करते थे। हमें कुछ कैदियों को भी दिखाया जाता है जिन्हें चीन के एक जेल में ले जाया जाता है। जेल में आते ही उन कैदियों से उनके जुर्म पूछी जाती है और वह यहाँ पर किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं। इन सभी कैदियों के बीच में रिकी नाम का एक लड़का होता है और उसे मर्डर करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वह बाकी सब कैदियों से काफ़ी शांत होता है, साथ ही वह काफ़ी जिद्दी भी होता है। वह किसी के बात को नहीं मानता और खुद की मनमानी करता है, इसीलिए जेल के गार्ड उसे पसंद नहीं करते थे। जब रिकी की चेकिंग की जाती है तब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजने लगता है। सभी गार्ड उसकी चेकिंग करने को आगे बढ़ते हैं। फिर वह गार्ड रिकी का एक्सरे करवाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ बुलेट फंसे हैं। तब गार्ड रिकी से पूछते हैं कि तुम इन गोलियों को क्यों नहीं निकलवाया। तब रिकी काफ़ी अजीब सा जवाब देता है। वह कहता है कि ये गोलियाँ मुझे उपहार में मिली है जिसका मैंने मर्डर किया। उसका यह जवाब सुनकर सभी गार्ड हैरान हो जाते हैं। रिकी को वहाँ से ले जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जेल को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है और हर एक भाग का एक अलग गार्ड था जो कि वार्डन के साथ मिलकर काम करता था। कुछ दिनों बाद हमें बाथरूम में एक सैमुअल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वह एक बूढ़े आदमी को बाथरूम में परेशान कर रहा था। सैमुअल और उसके चेले बिना किसी वजह के उस बूढ़े आदमी को मारकर उसकी नाक भी तोड़ देते हैं। वह अपने मजे के लिए उस बूढ़े के साथ ऐसा करते हैं। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर एक गार्ड वहाँ पर दौड़कर आता है, लेकिन जब वह गार्ड देखता है कि यह सब सैमुअल ने किया है तब वह बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। बाहर खड़ा होकर रिकी यह सब देख रहा होता है। रिकी को यह देखकर काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वह सैमुअल से बदला लेने का सोचता है। जब सैमुअल वहाँ से जा रहा होता है तब रिकी बीच में टांग बढ़ा देता है, जिससे वह मुंह के बगल नीचे एक लकड़ी पर गिरता है जिसमें कील लगी होती है और वह कील उसके चेहरे में फंस जाती है। इसके बाद उसके चेले रिकी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रिकी उसे वापस मुड़कर देखता है तो वह डर जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि रिकी एक काफ़ी खतरनाक फाइटर है और उनका भी हाल वही होगा जो उसने सैमुअल का किया है, इसलिए वह उसे पंगा नहीं लेते और वह सैमुअल को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब सैमुअल की पट्टी हो जाती है तब वह रिकी से बदला लेने की सोचता है। वह समझ गया था कि अकेले वह रिकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह एक प्लान बनाता है। वह रिकी को मारने के लिए जेल के सबसे बड़े पहलवान को हायर करता है। उसे जेल के लोग एलिफेंट फाइटर बुलाते थे क्योंकि वह देखने में काफ़ी बड़ा था और उसने अभी तक 100 से ज़्यादा कैदियों को जान से मार दिया था। सैमुअल जेल के गार्ड को पैसे देकर उस कैदी को बाहर निकाल देता है। अगले दिन वह पहलवान रिकी को मारने के लिए बाथरूम में जाता है। वहां जाते ही वह बिना कुछ पूछे रिकी को एक पंच मारता है। रिकी काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह काफ़ी गुस्से से खड़ा होकर उस पहलवान के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं और वह वहीं ढेर हो जाता है। यह देखकर सैमुअल भी गुस्से में रिकी को मारने के लिए बीच में आता है। इसके बाद रिकी उसके भी पेट में एक पंच मारता है और उसका पंच उसके पेट के आर पार हो जाता है और सैमुअल भी वहीं मारा जाता है। इसके बाद जब गार्ड्स रिकी को ले जा रहे होते हैं तभी उससे मिलने के लिए वेस्ट जेल का एक लीडर आता है जो कि रिकी से मिलकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है। वह रिकी को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफ़र देता है, लेकिन रिकी को इसका ऑफ़र पसंद नहीं आता और वह इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाता, लेकिन वह उसे मना भी नहीं करता। इसके बाद गार्ड्स उससे ले जाते हैं और वह मेडिटेशन करने लगता है। फिर हमें रिकी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। जब रिकी के माता पिता मर जाते हैं तब उसे एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। एक दिन जब वो अपने माता पिता की कब्र पर जाता है, वहाँ पर उसके चाचा मिलते हैं जो कि रिकी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं और वह रिकी को देखकर समझ जाते हैं कि आगे चलकर यह काफ़ी बड़ा कुंग-फू योद्धा बन सकता है, इसलिए वह उसे कुंग-फू योद्धा बनाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद उसके चाचा उसे कुंग-फू की जोरदार ट्रेनिंग में लगा देते हैं और वो उसे कुंग-फू की ट्रेनिंग कब्रिस्तान में ही देने लगते हैं। कुंग-फू सीखने में भी रिकी को काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए अपना स्कूल भी छोड़ दिया था। वो हर रोज़ रिकी से काफ़ी कठिन ट्रेनिंग कराते थे। जैसे जैसे समय बीतता है वो अपनी कुंग-फू में काफ़ी सिद्धि हासिल कर लेता है। वह काफ़ी अच्छा मेडिटेशन करने लगता है। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपनी छाती पर एक पत्थर को तोड़ देता है। इसके बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है और रिकी को जेल के वार्डन के असिस्टेंट हुक के पास ले जाया जाता है। जैसा उसका नाम था वैसे उसके हाथ में हुक लगा होता है और वह देखने में काफ़ी खड़ूस लग रहा होता है। गार्ड्स रिकी को उसके सामने ले जाकर उसकी गलतियों के बारे में बताते हैं। तब हुक गुस्से में रिकी के सामने आता है और वो उसके हाथों में अपना हुक धंसा देता है और उससे पूछता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे हो। रिकी कुछ नहीं बोलता और इससे हुक को काफ़ी गुस्सा आता है और वह रिकी को एक पंच मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाकर उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है।
यह सब देखकर रिकी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस टेबल को ही तोड़ देता है। रिकी उसे चेतावनी देता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम खुद के काम से मतलब रखो और मुझसे दूर ही रहना। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 1 साल पहले रिकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। लेकिन जब एक रात उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर वापस आ रही थी तब उसने कुछ गुंडों को स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में ड्रग्स बांटते हुए देखा और वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं। लेकिन वह उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडे उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं और उनका बॉस उसके साथ गलत काम करने ही वाला था, लेकिन वह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर वह दौड़कर छत पर जाती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता और वह सीधा नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखने के बाद रिकी को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है और उसकी सारी दुनिया एक पल में ही तबाह हो जाती है। इन सब से गुस्सा होकर वह उस गैंग लीडर के पास पहुंचता है और उस गैंग का लीडर रिकी को देखकर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के आगे उसे इन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वह उस लीडर को एक पंच मारता है जिससे उसकी खोपड़ी खुल जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। इसी कारण रिकी को जेल में जाना पड़ा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ पर वेस्ट जेल के कैदी सैमुअल के चेले पर हमला कर देते हैं, क्योंकि सैमुअल के जिंदा रहने पर वह बहुत अकड़ दिखाता था और सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था। क्योंकि अब सैमुअल जिंदा नहीं था, इसलिए सभी लोग उससे बदला लेने का सोचते हैं। तभी हुक वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी को रोकता है, लेकिन उसके मना करने पर भी क्योंग नाम का एक कैदी नहीं रुकता। तब हाय अपना दबदबा बनाने के लिए क्योंग को अपने तलवार से जान से मार देता है और वह उसे ले जाकर पूरे जेल के सामने एक क्रॉस पर लटका देता है। इसके बाद वह काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण देता है और वह सभी कैदियों को चुनौती देता है कि अगर कोई क्योंग को बचाना चाहता है तो उसे उसके साथ फाइट करना होगा। सभी कैदी अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, लेकिन हाय के खिलाफ जाने में किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी वहाँ पर रिकी आता है और वह हाय को चैलेंज करता है, क्योंकि वह क्योंग को बचाना चाहता था। हाय और रिकी में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। फाइट के बीच में हाय चीटिंग करता है और रिकी की आंखों में एक पाउडर डाल देता है ताकि रिकी को कुछ दिखाई ना दे, और वह रिकी के हाथ की नस भी काट देता है, जिससे उसका हाथ काम करना बंद कर देता है और वह वहाँ पर एक नल तोड़ता है और उसके फुहारे से अपनी आंख धोता है और साइंस को एक किनारे करते हुए वह अपनी कटी नस को खुद से ही बांध लेता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सभी कैदी रिकी की तारीफ करते हैं, दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं। फाइट करते वक्त रिकी हाय के सर पर एक थप्पड़ मारता है और वह थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हाय की एक आंख बाहर निकल जाती है। वो खुद को हारता देख बहुत गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो अपने पेट पर एक कट लगाता है और अपनी आंतें बाहर निकाल लेता है ताकि वह रिकी के गले में उसे बांधकर मार सके। लेकिन उसका यह चाल फेल हो जाता है और रिकी उसके सर पर एक पंच मारता है, जिसके कारण हाय वहीं पर हमेशा के लिए सो जाता है। अब उसे मारने के बाद रिकी क्योंग को क्रॉस से नीचे उतारता है और क्योंग को सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर 3 और लीडर भी पहुँच जाते हैं। अगले दिन रिकी एक सो नाम के आदमी से मिलता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि किसी लीडर ने उसकी जीभ काट दी थी। इसलिए रिकी उसे अपना बांसुरी देता है। बांसुरी लेने के बाद सौ काफ़ी खुश होता है और वह रिकी को कुछ अफीम के पत्ते देता है। यह देखकर रिकी काफ़ी हैरान होता है। तभी उसे पता चलता है कि साउथ जेल में अफीम का बिजनेस चलता है और यह बिजनेस वहाँ का लीडर और गार्ड मिलकर संभालते थे। वह जेल में अफीम की खेती करते थे और उसके बाद उसे बाहर भेज देते थे, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की जान भी अफीम की ही वजह से गई होती है। इसलिए वो अफीम के बिजनेस को बंद करवाना चाहता है और वह इसे अपना लक्ष्य मान लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गैंग लीडर्स को सौ और रिकी की दोस्ती के बारे में पता चलता है, इसलिए वे लोग सौ को काफ़ी ब्रूटली तरीके से मारकर जेल के बाहर फेंक देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जेल के सभी कैदियों के भीतर खौफ बना रहे और वह लोग रिकी से दोस्ती ना करें। जब रिकी को उसके नए दोस्त सौ की मौत के बारे में पता चलता है तब उसे काफ़ी दुख होता है, इसलिए वह बदला लेने के लिए उसी रात जेल के सारे अफीम के पौधों में आग लगा देता है। रिकी को ऐसा करता देख साउथ विंग का लीडर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन रिकी उस पर अकेला ही भारी पड़ रहा था, इसलिए जेल के बाकी लीडर भी रिकी पर एक साथ हमला करते हैं। साउथ विंग का लीडर उन सब में सबसे बुद्धिमान लीडर होता है। नॉर्थ लीडर लड़ाई करने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है और वेस्ट लीडर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। चूँकि वह तीनों एक साथ लड़ रहे थे, इसलिए वह रिकी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर वे लोग उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर वे उसे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वेस्ट विंग का लीडर उससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वह उससे लड़ने जाता है तभी कमरे में चारों तरफ से एक खास तरह का गीला सीमेंट भरने लगता है और वे दोनों उस कमरे में फंस जाते हैं। रिकी बहादुरी दिखाते हुए अपना और लीडर का जान बचाता है, लेकिन बाहर जाने पर उसे हुक दिखाता है कि वह कुछ ऐसा ही करने वाला था और उससे शरीर पर लगा सीमेंट कठोर हो जाता है, जिससे वह वहीं पर जम जाता है। फिर अगले दिन जेल का लीडर अपने मोटे और बिगड़े बेटे वरुण के साथ जेल में पहुंचता है
उसका बेटा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए वह ढंग से नहीं चल पाता। वह जैसे ही कारपेट पर जाता है उसका पैर फिसल जाता है, इसलिए जेल के लीडर ने उस कारपेट बिछाने वाले को ही मार डाला। वह जेल के कैदियों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बिना गलती के भी मारा करते थे। जब वार्डन को अफीम के पौधों में आग लगने की बात पता चलती है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है, इसलिए हुक उसे रिकी के पास लाता है जिसका शरीर अभी भी सीमेंट में जमा हुआ था। उन्होंने उसे बांध कर रखा था, लेकिन रिकी जैसे ही वार्डन को देखता है वो अपने शरीर पर लगे सीमेंट की परत को तोड़ देता है और अपने हाथ में बंधी रस्सी को भी तोड़ देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उससे बोलता है कि तुमने सभी स्कूल के बच्चों में ड्रग्स बांटे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन जरूर मारूंगा। तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर स्टूबिंग का लीडर पहुंच जाता है। वो इतना ताकतवर होता है कि रिकी के दोनों हाथों को लोहे की सलाखों से मोड़कर फंसा देता है। वो वार्डन और उसके बेटे के इंटरटेनमेंट के लिए वह रिकी को पीटने लगा। पिटाई के दौरान उनमें से किसी ने रिकी के गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया, जिससे रिकी काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रिकी ने खुद को आजाद कर लिया और वह स्टूबिंग के लीडर के गर्दन पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसे मारने के बाद वह जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही जेल की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है। वो अपने दोनों हाथों से उस छत को रोकता है, लेकिन उसके बाद भी वो वार्डन के आखिरी जाल में फंस जाता है और वह नीचे गिरता है। इसके बाद वो सीधा एक गड्ढे में जाकर फंस जाता है। इसके बाद वार्डन के आदमी वहाँ पर कैदियों से बंदूक की नोक दिखाकर उन्हें उस गड्ढे को मिट्टी से भरने के लिए कहते हैं। वो सभी कैदी अपनी जान बचाने के लिए उस गड्ढे को मिट्टी से भरने लगते हैं और वो उस गड्ढे को आखिरी तक भर देते हैं। इसके बाद वार्डन रिकी को सांस लेने के लिए बस एक बांस देता है और इसके बाद सभी उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वह एक हफ्ते तक वैसे ही जमीन के भीतर दबा रहता है और उसकी कंडीशन काफी दयनीय हो जाती है, इसलिए 8वां दिन वार्डन उसकी लाश को जमीन से निकालने के लिए आता है। साथ ही वह सभी को बताता है कि उसके खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। लेकिन जब वो रिकी को निकालते हैं तब रिकी बिल्कुल ठीक होता है। उसे ठीक देखकर जेल के कैदी काफी खुश होते हैं और वह रिकी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन एक हफ्ते तक बिना खाए पिए रिकी काफी कमजोर हो गया था। इसके बाद नॉर्थ विंग का लीडर उसे काफी आसानी से हरा देता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब रिकी की आंख खुलती है तब वो खुद को लोहे के बनी एक शिकंजे के बीच में पाता है और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर वार्डन रिकी को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन वह उल्टा वार्डन की ही बेइज्जती कर देता है। इसलिए रिकी को और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। साउथ फिल्म के लीडर ने रिकी के मुंह में कुछ प्लेट्स रख दिए हैं और उसके मुंह पर जोरदार मुक्के बरसाने लगता है। उसके रुकने के बाद जब वार्डन उसके सामने आता है तब वो उन प्लेट्स को वार्डन के मुंह पर थूक देता है। अब रात को एक कैदी चोरी से रिकी को खाना ला कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपना हिम्मत मत हारना, तुम हम लोगों की आखिरी उम्मीद हो। इसके बाद रिकी उस कैदी के कमरे में जाता है जहाँ पर हुक ने उस कैदी को मार डाला था। गुस्से में रिकी ने हुक की दूसरी आंख को भी फोड़ दिया। उसके बाद सभी कैदी वार्डन के खिलाफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ वार्डन अपने बेटे को खाना खिला रहा था, तभी वहाँ पर रिकी भी पहुंच जाता है। साथ ही वहाँ पर साउथ और नॉर्थ विंग का लीडर भी पहुंच गए थे। रिकी ने साउथ विंग के लीडर को इतना पीटा कि नॉर्थ विंग का लीडर उसे देखकर भाग गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब वार्डन की कहानी खत्म होने वाली। तभी हम देखते हैं कि वार्डन एक विशाल राक्षस में बदल गया और वहाँ पर इन दोनों की भयानक रूप से लड़ाई होती है। लेकिन अंत में रिकी उसे एक मीट ग्राइंडर में फेंक देता है और फिर रिकी उसके सिर को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है। उसके बाद वो जेल की दीवार को अपने हाथों से तोड़कर सभी कैदियों को आज़ाद कर देता है। तो आई होप कि आप लोग को ये मूवी बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।